अस्सलाम। आज हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ने हैं वेजोडाइलेटर्स एंड एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट यानी कि एस इनहिबिटर्स। सबसे पहले हम आते हैं वेजोडाइलेटर्स की तरफ। हम कहते हैं ये नॉन ऑटोनॉमिक रिलैक्सेशन होती है। एक तो हमारे पास कराते हैं ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट, वो कराते हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, उनकी डायलेशन कराते हैं। लेकिन ये क्या होती है, नॉन ऑटोनॉमिक होती है। इसके कोई 4 मैकेनिज्म्स होते हैं। लाइक एक, हम या तो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दें, कैल्शियम अंदर ना आए, रिलैक्सेशन हो जाए, या तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो, या फिर पोटाशियम चैनल्स को ओपन कर दिया जाए जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाए, और या तो फिर हम कहते हैं D1 या डोपामीन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया जाए। अब हम बारी बारी देखेंगे कौन से ड्रग्स में कौन कौन से मैकेनिज्म जो है वो यूज होते हैं। अब ड्रग्स की हम कहते हैं 3 क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ओल्डर जो यूज होते थे, और ओरल, ठीक है, वेजोडाइलेटर्स जो यूज हुआ करते थे। और इनका हम कहते हैं, अब चूंकि ये ओल्डर है तो इनका क्या था, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा था। यानी कि एक तो इनमें सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन भी बहुत ज़्यादा होती थी, और इनमें जो टैकीकार्डिया है वो भी बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स जो है वो इनमें ज़्यादा होता था। नेक्स्ट हम कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। इनका सबसे कम कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है एज कम्पेयर टू दीज 3 ड्रग्स, ठीक है। इन तीनों ड्रग्स में सबसे कम जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है। तो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ओके। सबसे ज्यादा कौन सी यूज की जाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एंड देन हम कहते हैं थोड़ी सी न्यूअर पार एंट्रल, यानी कि ओरल नहीं बल्कि पार एंट्रल वेजोडाइलेटर्स होती हैं, और वो थोड़ा सा माइल्ड कंपनसेटरी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ओके। हम कहते हैं कैल्शियम चैनल भी ओरल जो है वो ओरल यूज की जाती हैं। तो ये दोनों ओरल और ये पार एंट्रल हो गए। सबसे पहले हमें देखना है ओल्डर ओरल वेजोडाइलेटर्स, जो कि हाइड्रेलिजीन और मिनॉक्सिडिल जो है 2 मेजर इसकी ड्रग्स आती हैं। हम कहते हैं इनका काम जो है वो आर्टीरियोल्स के ऊपर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेन्स, ठीक है। सो दे डायलेट आर्टीरियोल्स मोर एज कम्पेयर टू वेन्स। और हम कहते हैं सिंस दे आर ओरल, ठीक है, सिंस दे आर ओरल ड्रग्स, तो हम कहते हैं क्रॉनिक थेरेपी में वो जो है यूज़ की जाती हैं। अब हाइड्रोलिजीन क्या करता है, हाइड्रोलिजिन का मैकेनिज्म क्या है कि ये क्या रिलीज कराता है, एंडोथीलियल सेल्स के अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है रिलीज कराता है, ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे करता है डायलेशन वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका मैकेनिज्म ये है कि एंडोथीलियल सेल्स में से नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराएगा। और हम कहते हैं इसका नुकसान ये है कि ये रिवर्सिबल ल्यूपस एरिथेमेटोसिस कॉज कराता है, लेकिन हाई डोजेज पे, ठीक है। अगर डोजेज लेस देन 200 mg पर डे है तो उसमें इतनी ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो है वो नहीं होती कॉमन, ठीक है। और अगर हो भी जाए ज़्यादा डोज में तो इट इज़ रिवर्सिबल। नेक्स्ट इज मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक प्रोड्रग है जो कि कन्वर्ट हो जाती है मिनॉक्सिडिल सल्फेट में। अब इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। अच्छा, पोटेशियम चैनल को ओपन करने से क्या होगा, पोटेशियम जो है वो बाहर जाएंगे सेल से, सेल के अंदर नेगेटिविटी होगी, यानी कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिविटी और हाइपर पोलराइजेशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास बेस लाइन है ना, यानी कि एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचने तक जो है अगर ज्यादा गैप हो जाए, यानी नीचे चला जाए नेगेटिव में, तो दैट इज हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। और हमें पता है कि ऊपर जाए तो वो डीपोलराइजेशन होता है, ओके। तो कैल्शियम बाहर गए सेल से, अंदर नेगेटिविटी हुई, अंदर हाइपर पोलराइजेशन हुई। अब अगर हाइपर पोलराइजेशन है तो जो हमारे पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स है ना, क्योंकि वो तो वोल्टेज से खुलेंगे जब डीपोलराइज होगा, तो वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो है वो ओपन नहीं होते हैं, ठीक है, वो कम ही ओपन होते हैं क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन हुई है। तो कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो सेल के अंदर कम हो जाएगा, और हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो अंदर जाकर कैल्शियम कैमेडियन कॉम्प्लेक्स, MLCK, वो सब कुछ करा के क्या करा होता है, कॉन्ट्रैक्शन करा होता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो है वो कम हो गया तो इट विल कॉज रिलैक्सेशन। फिर हम कहते हैं कि हमें पता है कि हाइड्रोलिजिन और मिनॉक्सिडिल ओल्डर हैं और उनका कंपनसेटरी रिस्पॉन्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको हमेशा कंबाइन किया जाता है डायूरेटिक्स या फिर बीटा ब्लॉकर्स के साथ, ठीक है। इनको अकेले जो है वो नहीं दिया जाता। अच्छा, एक बात हमारी पीछे से रह गई थी पिछले लेक्चर की कि हाँ, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स देखते हैं शुरू से। तो डायूरेटिक्स जो था उसका मिनिमल कंपनसेटरी रिस्पॉन्स था। इसके बाद सिंपैथोप्लीजिक्स में हम कहते हैं कि जो हमारे पास CNS वाले थे लाइक क्लोनिडीन और गैंग्लियन ब्लॉकर्स, उन दोनों में सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो रही थी। फिर हमारे पास अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स थे। जो अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स थे उनमें हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन के साथ साथ टैकीकार्डिया भी हो रहा था, और जो बीटा ब्लॉकर्स है उनका भी मिनिमल कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स का जो है वो मिनिमल कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है, इसीलिए हम इन्हें बाकी ड्रग्स के साथ भी जो है वो कंबाइन करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास वेजोडाइलेटर है दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जो है सबसे पहले हम बताते हैं, अच्छा इससे पहले एक बात के, जो हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान क्रॉनिक हाइपरटेंशन होती है, यानी प्री एग्जिस्टिंग पहले से जो हाइपरटेंशन होती है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। हमने एक ड्रग पढ़ी थी मिथाइल डोपा, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अल्फा 2 एगोनिस्ट थी सिंपैथोप्लीजिक में, दैट वाज सेफ इन प्रेगनेंसी, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं मिथाइल डोपा। या फिर हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर लेबिटालॉल होता है, हम वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। और बीटा ब्लॉकर्स का हमें पता है कि मिनिमम कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है। और अगर हमारे पास प्री एक्लेम्पसिया वाली हाइपरटेंशन है, तो यानी कि नियो ऑनसेट हाइपरटेंशन है, तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लेबिटालोल, लेकिन उसके साथ जो है हाइड्रेलिजीन, ठीक है, हाइड्रेलिजीन दैट इज अ वेजोडाइलेटर जो भी हमने पीछे पढ़ा है।
अच्छा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में सबसे पहले डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स आते हैं, जिनमें हमारे पास मेन जो है वो निफेडिपिन है, प्रोटोटाइप निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, और फिर हमारे पास आता है वेरापेमिल एंड डिल्टायज़िन। ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं ये मॉडरेटली इफेक्टिव भी होते हैं और ओरल भी होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन बी यूज्ड क्रॉनिकली इन हाइपरटेंशन एंड दे आर मच मोर कॉमनली यूज्ड देन हाइड्रोलिज़िन एंड मिनॉक्सिडिल, क्योंकि इनके कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज जो है वो सबसे मिनिमम होते हैं इन वेजोडाइलेटर्स में। फिर हम कहते हैं करते क्या है, ये ब्लॉक करते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वेजोडाइलेशन हो जाएगी। ठीक है। स्मूथ मसल्स जो हैं एंडोथी ये ब्लड वेसल की वॉल के अंदर क्या है, स्मूथ मसल्स बने हुए हैं ना, ठीक है, उनकी क्या हो जाएगी, उन एंडोथीलियल सेल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम चैनल्स को चलो ब्लॉक किया एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को। ठीक है। हम कहते हैं डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स जो होते हैं ना, वो तो वेसल्स के लिए ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं। सो क्या करते हैं वो, टीपीआर को कम करते हैं। ठीक है। टीपीआर को तीनों ने हमने कम कर दिया ड्रग्स ने, यानी कि ब्लड वेसल डायलेट हो गए, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गई, तो हाइपरटेंशन जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन जो हमारे पास वेरापेमिल और डिल्टायज़िन है वो हार्ट में भी उतने ही इफेक्टिव है जितने वो वेसल्स में, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, हार्ट के अंदर जो मसल होता है उसके अंदर कैल्शियम एंट्री को कम कर देते हैं। अब इसकी वजह से दो इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। एक तो हम कह रहे हैं कि क्योंकि कैल्शियम नहीं आ रहा तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो फोर्स है वो वीक हो चुकी है। ठीक है। फोर्स जो है वो वीक हो चुकी है। और दूसरा हम कह रहे हैं कि ये ऐसे नोड्स के अंदर या एवी नोड्स के अंदर भी जो कैल्शियम है उसको नहीं आने देते, तो उसके अंदर जो कंडक्शन है वो स्लो हो जाती है। ठीक है। और हमें पता है कि एवी नोड जो है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये हार्ट बीट को भी कम करते हैं या हार्ट रेट को कम करते हैं। तो फोर्स कम होगी, हार्ट रेट कम होगा, इसका मतलब कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, बट ओनली इन केस ऑफ विरापामिल एंड डिल्टायज़िन, नॉट इन द केस ऑफ डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स। नेक्स्ट इज पारेंटल वेजोडाइलेटर्स। ठीक है। और ये हम कब देते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तो जल्दी से हम क्या करते हैं, पारेंटल उसको आईवी देते हैं ताकि वो फौरन से कंट्रोल हो सके। ठीक है। अब इसमें बस 3 ड्रग्स आती है, नाइट्रोप्रोसाइड, फेनोल्डोपोम एंड डायोक्साइड। अब जो नाइट्रोप्रोसाइड है वो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, तो दैट्स व्हाई इट इज इन्फ्यूज्ड कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। ये लगातार जो है वो दी जाती है क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है। अब इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि इसने रिलीज करना होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, बट फ्रॉम ड्रग मॉलिक्यूल। ओके। जो हाइड्रोलाजीन रिलीज करा था नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट वाज फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स, बट ये वाला नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ड्रग मॉलिक्यूल खुद ही रिलीज करता है। और आगे से मैकेनिज्म सबका सेम है दोनों का। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, गुआनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, इसकी वजह से सीजीएमपी की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। अब सीजीएमपी ने रिलैक्सेशन करानी है कैसे, सीजीएमपी एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज जी को। ठीक है। प्रोटीन काइनेज जी आगे से जाएगा और कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटाशियम चैनल्स को ओपन करेगा। ठीक है। वो पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो पोटाशियम का इफ्लक्स बाहर हो जाएगा और अंदर हाइपोपोलराइजेशन हो जाएगी, और वही वोल्टेज रेट कैल्शियम चैनल्स की जो ओपनिंग है वो कम हो जाएगी और रिलैक्सेशन जो है वो हो जाएगी। बट हम कहते हैं कि पीकेजी यानी कि प्रोटीन काइनेज जी जो है वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन करने के अलावा MLCP मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज को भी एक्टिवेट करता है। ये क्या करेगा, ये मायोसिन लाइट चेन को डीफॉस्फोराइलेट कर देगा। ठीक है। और जब वो डीफॉस्फोराइलेट कर देगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन की जो स्टेट थी वो हट जाएगी और वो रिलैक्स जो है वो हो जाएंगे। तो हम कहते हैं CGMP ने क्या किया, पीकेजी को एक्टिवेट किया, और पीकेजी ने दो तरह के से, एक तो पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर दिया और दूसरा हम कह रहे हैं MLCP को जो है वो एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। तो इस दो तरह से ये रिलैक्सेशन कराता है। नेक्स्ट इज फिनोल्डोपैम, इसका भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 10 मिनट्स, इसलिए इसे हम आईवी इन्फ्यूजन कंटिन्यूस देते हैं। ये क्या करेगा, डोपामीन के जो D1 रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। वी नो कि D1 या डोपामीन रिसेप्टर्स जो है वो क्या करते हैं, आर्टीरियोल्स की वेजोडाइलेशन कराते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज डायोक्साइड। डायोक्साइड जो है वो एक थायाजाइड के डेरिवेटिव, जैसे हमने डायूरेटिक्स पढ़े थे, लेकिन ये डायूरेटिक के तौर पर यूज नहीं होता। ओके। इसका कोई डायूरेटिक फंक्शन नहीं है, ऑल्दो इट इज अ थायाजाइड डेरिवेटिव। ये हमारे पास इसका सेवरल आवर्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसलिए हम सिर्फ बोलसेस की फॉर्म में देते हैं, यानी कंटिन्यूसली नहीं देते, बीच बीच में देते हैं। अब इसके दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है। एक तो हम कह रहे हैं कि इट इज अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने कहा था कि तीनों ड्रग्स जो है हाइपरटेंशन के लिए यूज हो रही थी, बट वेरापेमिल और डिल्टायज़िन जो है वो हार्ट में भी कार्डिक आउटपुट कम कर रही है, तो दे आर आल्सो यूज्ड इन एंटी एरिथमिया अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन। ओके। अच्छा, डायोक्साइड जो है वो दो काम करता है, एक तो कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है, वही हाइपरपोलराइजेशन हो गई और वही रिलैक्सेशन, और नेक्स्ट जो है ये इंसुलिन रिलीज कम कराता है, तो मतलब ये ट्रीट करेगा हाइपोग्लाइसीमिया बट इन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, यानी उन ट्यूमर्स में से इंसुलिन को कम रिलीज कराएगा और जो इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया करा रहा है उसे ट्रीट करेगा। सो दीज वर द वेजोडाइलेटर्स। अच्छा, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। डायहाइड्रोपाइरिडीन्स, वेरापेमिल, डायल्टाज़िन क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर रहे थे, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को सॉरी क्लोज कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है। नाइट्रोप्रोसाइड एंड हाइड्रोलाजीन, वो क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करा रहे थे, ये ड्रग मॉलिक्यूल से और वो एंडोथेलियल सेल से। नेक्स्ट हम कहते हैं जो फिनोल्डोपैम है वो डोपामीन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कराता है, और जो हमारे पास डायज़ोक्साइड और क्या था, मिनोक्सिडिल, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पोटेशियम चैनल्स को जो है ओपन करा के हाइपरपोलराइजेशन कराते हैं।
लास्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, एंटी हाइपरटेंसिव की, दैट इज एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट्स एंड रीनिन इनहिबिटर, एंड वी नो के दीज हैव द मिनिमल कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज, सो जस्ट लाइक डायूरेटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। और इनका जो है ये फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास यूज हो सकते हैं हाइपरटेंशन में अलॉन्ग विद डायूरेटिक्स। फर्स्ट लाइन जो है वो होती है एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। अब इसके हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं, या तो एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाए या तो रिसेप्टर को जो है इनहिबिट कर दिया जाए। सबसे पहले जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं यानी एस इनहिबिटर्स होते हैं, दैट इज कैप्टोप्रिल, और कैप्टोप्रिल के साथ साथ हम कहते हैं लिसिनोप्रिल भी हो सकता है। ओके, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। अब ये क्या करते हैं, एक तो तीन काम करता है ये कैप्टोप्रिल। एक तो हमारे पास ये एल्डोस्टेरोन को कम करते हैं, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन 2 है ना उसने जाके हमारे पास एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करानी होती है, लेकिन दूसरा इसने एल्डोस्टेरोन को भी सिक्रीट कराना होता है फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 1 जो एंजियोटेंसिन 2 में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एस के थ्रू। तो एस इनहिबिटर सिंस इट इज, तो एंजियोटेंसिन 2 की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी और क्या हो जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी और हाइपरटेंशन जो है वो ट्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम कहते हैं एस एंजाइम जो है वो ब्रेडिकाइनिन को कन्वर्ट कर होता है इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में, लेकिन चूंकि एस इनहिबिट हो चुका है तो ब्रेडिकाइनिन जो है ब्लड में ज्यादा हो जाता है। ब्रेडिकाइनिन जो है वो एक वेजोडाइलेटर है, तो इस इन दोनों मैकेनिज्म्स के थ्रू जो ये वेजोडाइलेशन करा रहा है और इसके थ्रू हम कह रहे हैं एल्डोस्टेरोन को कम करा रहा है। वी नो इट हैज मिनिमल कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज, और ये हमारे पास यूज कहाँ कहाँ होता है, हार्ट फेलुअर, क्रॉनिक, वी नो क्रॉनिक हार्ट फेलुअर को में हम अक्सर हार्ट लोड को कम करने की कोशिश करते हैं, हार्ट का जो वर्क लोड है, तो उसमें अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो इट वुड बी इजी फॉर हार्ट टू पंप। सो क्रॉनिक हार्ट फेलियर में हम यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट किडनी फंक्शन डायबिटीज, यानी डायबिटिक में क्या होती है, नेफ्रोपैथी हो रही होती है। ठीक है, तो उसकी किडनी फंक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रीनल वेसल्स को डायलेट करते हैं ना, तो उसका ब्लड फ्लो जो है वो परफ्यूजन जारी रहे और इसको किडनी फंक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं इन डायबिटीज। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट इसका यूज है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज होते हैं एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट्स। ठीक है, दोनों। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, कफ कुछ पेशेंट्स में होती है, हाइपरकिलीमिया। क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जो है वो कम हो रही है। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, पोटेशियम को एक्सक्रीट कर रहा था, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहा था, लेकिन अब ये सोडियम को एक्सक्रीट करेगा, पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब करके इस वजह से हाइपरकिलीमिया जो है वो हो सकता है, हाइपरकिलीमिया। और फिर हम कहते हैं कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, इट इज, क्योंकि ये क्या कॉज करती है, फीटस के किडनी डैमेज को। ऑल्दो डायबिटीज में ये प्रोटेक्ट करती है, लेकिन फीटस में क्या करती है, किडनी डैमेज करती है, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी कि ARBs। इसमें बस लोसार्टान वगैरह के जो कंपाउंड्स हैं वो आ जाते हैं। ये कंपेटिटिव इनहिबिटर है, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 के साथ compete करते हैं, उसकी जगह रिसेप्टर के साथ लग जाते हैं ताकि एंजियोटेंसिन 2 ना लगे और इसका इफेक्ट ना हो। तो ये एंजियोटेंसिन 2 को इसके रिसेप्टर पे, जिसको हम AT1 रिसेप्टर साइट्स कहते हैं, ये रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो ब्लड वेसल्स में होते हैं, जिनके ऊपर अगर एंजियोटेंसिन 2 लगेगा तो उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे होते हैं, और इन रिसेप्टर्स के ऊपर अगर एंजियोटेंसिन 2 लगेगा तो वहाँ से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको रिसेप्टर पे लग नहीं लेते, तो हमें पता चल गया कि इसके भी जो इफेक्ट्स हैं सेम टू सेम यही इफेक्ट्स हैं, बट यानी कि इक्वली इफेक्टिव भी है, और लेकिन इसमें सिर्फ कफ का जो इंसिडेंस है वो कम है। और नेक्स्ट हम कहते हैं ये ब्रेडिकाइनिन के साथ जो है वो इंटरफेयर नहीं करता एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, क्योंकि ये एस एंजाइम के साथ जो इंटरफेयर नहीं कर रहा, दैट्स वाई। तो दूसरा ये हमारे पास एक हो गया, इसका कफ की इंसिडेंस कम होती है, ब्रेडिकाइनिन के साथ इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन इसमें हाइपरकिलीमिया भी होगा क्योंकि एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन भी कम हो रही है। इट इज आल्सो कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज़ इट कॉजेस द फीटल किडनी डैमेज। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट के साथ का ही एक है रीनिन इनहिबिटर, दैट इज एलिस्किराइन। इसमें एक ही ड्रग है और ये हमारे पास रीनिन इनहिबिटर है, जैसा नाम से पता लग रहा है। रीनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, विच इज एन इनएक्टिव डेकापेप्टाइड, इसमें 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और फिर एंजियोटेंसिन 1 को हमें पता है कि एस एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो अगर रीनिन इनहिबिट होगा, ना एंजियोटेंसिन 1 बनेगा ना एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, और इसके सारे इफेक्ट्स जो हैं वही सिमिलर होंगे विद एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट्स। ओके, यानी कि हाइपरकिलीमिया हो रहा है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी है, हेडिक डायरिया जो है ये एक एक्स्ट्रा इसका है कि ये कॉज करता है, और ये कफ कॉज नहीं करता। और नेक्स्ट हम कहते हैं अच्छा, किडनी फंक्शन जो प्रोटेक्ट कर रहे थे हमारे पास एस इनहिबिटर्स एंड रीनिन इनहिबिटर वगैरह, ये सारे क्या करते हैं कि प्रोटीन यूरिया को जो है ये कम कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो एस इनहिबिटर्स हैं यानी एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट होते हैं वो प्रोटीन यूरिया को कम कर देते हैं, उस तरह करके वो किडनी फंक्शन को जो प्रोटेक्ट करते हैं डायबिटिक्स, बट इन प्रेगनेंसी दे कॉज किडनी डैमेज इन फीटस। So the takeaway from this last is angiotensin antagonist inhibitor is that they are first class antihypertensive drugs and they cause hyperkalemia due to decreased aldosterone and that they are contraindicated in pregnancy. So these were all the antihypertensive drugs जिनमें हमने सबसे पढ़ा कि diuretics and angiotensin antagonists are the first line antihypertensive drugs and they along with beta blockers
cause minimal compensatory responses. That was it for today. Thank you.